गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो भी ग्रामर है उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में हमारा जो टॉपिक चल रहा है आपको पता है वो है पैसिव वॉइस। ओके, ठीक है। एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आता है, उसको आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले आप काफ़ी इसमें सीख चुके हैं, आप इसमें सीख चुके हैं टेंस का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। इसमें आप जो मॉडल्स के यूज हैं, मॉडल के बाद जो हैव लगता है, इसके साथ साथ आपका जो इन्फिनेटिव वाला जो एक टॉपिक था वो अभी चल रहा था। इन्फिनेटिव का अभी पिछला ही टॉपिक आपने जो सीखा था वो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड या फिर विल हैव, शैल हैव के बाद जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो सीख लिया था। इसके साथ साथ हमने जो एक डबल ऑब्जेक्ट वाला, डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स, यानी वो भी हमने जो टॉपिक था कंप्लीट किया। इसका रूल, डबल ऑब्जेक्ट में 2 रूल थे आपके। एक रूल में आपका जो होता था एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, दूसरे में जो दूसरा कर्म होता था वो पहले कर्म का पूरक होता था। ये सभी रूल जो हैं आप पढ़ चुके हैं। आज इन्फिनेटिव में ही हम एक अगला जो रूल है उस विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम इन्फिनेटिव, ठीक है। और आप जानते हैं इन्फिनेटिव यानी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब इसको पैसिव में बनाएंगे 2+V+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये है 2+V+ वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होता है हमको जब भी पैसिव बनाते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले एक नेम लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जब किसी वाक्य में गोइंग के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव बनाते समय टू के बाद बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया को ठीक है ना, कि मुख्य क्रिया को तीसरी अवस्था में बदल देते हैं। गोइंग का प्रयोग तो आपको करना ही होगा, वो तो आप जब पढ़ेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पिछले नियम में भी हमने पढ़ा था, तो 2 के बाद बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब को कर देंगे थर्ड फॉर्म। किस प्रकार से, अब देखो गोइंग के बाद जो इन्फिनेटिव आता है तो इसका तात्पर्य होता है निकट भविष्य में जो भी कार्य होने वाला है, ठीक है। उसको पैसिव कैसे बनाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ये आपका जो रूल है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में 10th क्लास की अगर बात करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार ये गोइंग का यूज जो है एक्टिव वॉइस के रूप में पैसिव में बदलने के लिए पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आपको ध्यान देना है। देखें, सेंटेंस है जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू। देखो, गोइंग के बाद
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू टीच यू। आगे भी सेंटेंस हो सकता था, ठीक है ना, जैसे मान लो आगे और लिख दिया था मैं कि आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो कर्म हो गए, और दो कर्म के नियम आपको पहले ही बता दिए थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं। अब यू जो है, यू का सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, आपको पता है, यू होगा, एक चार्ट में बना दिया था यू। अब बस इसमें एक चीज ध्यान देनी है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज देख लो कि अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एम गोइंग दे रखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग लगता है, बस वो नियम यहाँ नहीं लगाना। गोइंग जब भी आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो वहां पे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रखेंगे, वही रखेंगे जो यहाँ पे दे रखा है। अब जैसे एम आ गया तो हमेशा एम तो लगेगा नहीं, इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, और कभी एम भी लग सकता है। इनमें ऐसी साइक्रिया लगेगी, किसके अनुसार, आपके नई कर्ता के अनुसार। अब यू के अनुसार एम नहीं लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, आर लगेगा। आर लग गया, गोइंग को गोइंग ही रखना, कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि इन्फिनेटिव है तो बस पैसे में ये करना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। बस कर्ता के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है इसको आपको बदल देना है। यू आर गोइंग, फिर इसके बाद क्या है, टू, टू के बाद क्या लगाएंगे आप, बी, टीच की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो गया यू आर गोइंग टू बी टॉट। अब क्या बचा बच्चों, इंग्लिश, प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, बाय, और यहाँ पे आई दे रखा है तो आई का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, मी। तो सेंटेंस हो गया यू आर गोइंग टू बी टॉट इंग्लिश बाय मी, ठीक है ना, यू आर गोइंग टू बी टॉट इंग्लिश बाय मी। इसको आप चाहते तो, अब क्योंकि यहाँ पे निर्जीव कर्म दे रखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको नियम तो पढ़ा रखा है मैंने, फिर भी देख लो, इससे भी कर देंगे तो आपका जो कर्ता बनेगा वो इंग्लिश ही रहेगा, नाउन में कोई चेंज नहीं। अब इंग्लिश के अनुसार देखो, एम तो यहाँ लगना नहीं है, आर भी लगना, आप क्या लगेगा इसमें, बस इस चीज का ध्यान रखना, गोइंग को चेंज करना नहीं है। तो क्या, इंग्लिश इज गोइंग, यहाँ पे टू का प्रयोग करोगे, टू के बाद बी लगाना ही है, टीच की थर्ड फॉर्म कर दो, हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान होगी, मैंने कहा था कि जब भी किसी वाक्य को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव कर्म से बनाते हैं और सजीव कर्म को जब लिखेंगे तो उससे पहले क्या जोड़ेंगे, टू, तो हो जाएगा टू यू, हो गया इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट टू यू, प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और यहाँ पे हो जाएगा आई का, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जिस तरीके से कर देंगे उसी से आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और भी एग्जांपल इसके देखते हैं, जैसे they are going to open shop in market, they are going to open a shop in market। तो एक्टिव से पैसे बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये आना चाहिए कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों, अ शॉप। अब यहाँ पे दे के अनुसार तो आर आया है, लेकिन शॉप के अनुसार तो आर नहीं आ सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, एज आएगा। क्या आएगा बच्चों, एज। अ शॉप इज गोइंग, टू लिखेंगे, टू के बाद बी लिखेंगे, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। अ शॉप इज गोइंग टू बी ओपन, चाहो तो ये यहीं जोड़ दो, इन मार्केट, प्रीपोजिशन क्या है बाय, और दे का ऑब्जेक्ट, देम। तो ऑब्जेक्ट याद कर लिए होंगे, आई का ऑब्जेक्ट मी है, वी का अस है, यू का यू है, ही का हिम है, सी का हर है, और दे का देम है, और इट का इट है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
सरता इज गोइंग टू बाय अ हाउस। सरता इज गोइंग टू बाय अ हाउस। कर लेते इसको भी हम। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। हाँ, जब भी गोइंग के बाद टू आ जाए, बस कौन सा, गोइंग के बाद जब भी टू आ जाए तो आपको इसी नियम से करना है, ठीक है। अ हाउस, आप देखो सरता भी सिंगुलर, हाउस भी सिंगुलर, तो आप इजी लगा दो, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हो जाएगा अ हाउस इज, गोइंग लगा दिया, टू भी लगा दिया, टू के बाद क्या लगाएंगे, बी, बाई की क्या कर देंगे बच्चों, थर्ड फॉर्म। अ हाउस इज गोइंग टू बी बॉट, प्रीपोजिशन बाय, सरिता, ठीक है। तो हो गया हाउस इज गोइंग टू बी बॉट बाय सरिता, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके कुछ और भी एग्जांपल हम आज देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल और भी गोइंग टू के आपके सामने हैं। पहचान क्या है, गोइंग के बाद टू आना चाहिए। देखो यहाँ भी आया है, ये भी है और ये भी है। गोपाल इज गोइंग टू रीड अ नॉवल। आपको देखना है, आप ये भी समझ लें कि आप ये पाएंगे कि जो इन्फिनेटिव होगा इसके बाद जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट है। इन्फिनेटिव के बाद क्या आ रहा है आपका, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अ नॉवल आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपने क्या कर दिया, इसको सब्जेक्ट कर दिया। नॉवल भी आपका सिंगुलर, क्या कर दोगे, इसका प्रयोग कर दोगे, यहाँ गोइंग कर दोगे, गोइंग के बाद क्या लगाओगे, टू। अब आप आसानी से कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वर्ब को कर देंगे थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग सेम रहेगी। अ नॉवल इज गोइंग टू बी रीड, और प्रीपोजिशन आएगा बाई, और गोपाल जो है वो एक नाउन है, तो देयर विल द सब्जेक्ट सेम, देयर विल बी सेम, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्ले अ गिटार, तो यहाँ पे देखना है आपको, देखो टू प्ले यानी इन्फिनेटिव के बाद जो आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा। पहले तो गोइंग के बाद देखो इन्फिनेटिव आ गया, इन्फिनेटिव के बाद आपका आ गया अ गिटार। एम दे रखा है, अब देखो गिटार के अनुसार एम नहीं लग सकता है, यहाँ तो गोपाल भी सिंगुलर था, नॉवल भी, तो इस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, गिटार के अनुसार इज लगा दोगे। गोइंग में तो कोई अंतर होना ही नहीं है, कोई चेंज नहीं होना है। यहाँ पे टू लगाओगे, टू के बाद यहाँ बी, और जो भी वर्ब है उसको क्या कर दोगे, थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा अ गिटार इज गोइंग टू बी प्लेड, प्रीपोजिशन आएगा आपका बाय, और उसके बाद आ जाएगा आई का आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। हो गया अ गिटार इज गोइंग टू बी प्लेड बाय मी। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू कुक फूड। देखो गोइंग आ गया, गोइंग के बाद इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के बाद जो आया है वही आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको आप सब्जेक्ट कर देंगे, नाउन है, कोई चेंज नहीं होगा। फूड सिंगुलर में आ जाएगा, तो क्या होगा, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड, प्रीपोजिशन बाई लगेगा, और वी का ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय अस। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू हेल्प हर। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हर। हर का सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सी। सी भी आपका सिंगुलर, क्या लग जाएगा, इज गोइंग टू बी हेल्प्ड, प्रीपोजिशन बाय है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ओके, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल थे। अ नॉवल इज गोइंग टू बी रीड बाय गोपाल, अ गिटार इज गोइंग टू बी प्लेड बाय मी। आप इन सेंटेंसेस को इतना अभ्यास में लें कि आपको कोई सेंटेंस प्रकार का बोलना है तो आप एक्टिव में भी बोल सकें, उसको पैसिव में भी बोल सकें, ठीक है। एक्टिव की तुलना में जो पैसिव में लिखा हुआ सेंटेंस है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, बोलने में अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है, रादर देन एक्टिव वॉइस। अ गिटार इज गोइंग टू बी प्लेड बाय मी, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय अस, शी इज गोइंग टू बी प्लेड बाय हिम, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका जो इन्फिनेटिव का ये रूल था, ये आपका रूल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे अगला नियम जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपसे यही मैं चाहूँगा, ये आशा करूँगा कि आप इनके अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। ठीक है ना, ताकि आप पिछले जो नियम पढ़ाए हैं, जो रूल्स पढ़ाए हैं, उन रूल्स के भी कुछ एग्जाम्पल आप निरंतर करते रहें। आपकी बुक में सभी रूल दे रखे हैं, सभी एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ओके, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।